ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है योगा रिसर्च। फोर्थ यूनिट का पहला टॉपिक है योगा रिसर्च, मतलब योगा के फील्ड में रिसर्च। तो पहले तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको इस तरीके से बताना है कि योगा रिसर्च इन योगा फील्ड। तो दोनों का ही मीनिंग बताना पड़ेगा, रिसर्च का भी और योगा का भी। तो योगा का इंट्रोडक्शन देंगे पहले कि योगा क्या है। योग इज डिफाइंड एज ए माइंड बॉडी प्रैक्टिस। केवल फिजिकल प्रैक्टिस तो नहीं है योग, जैसे कि हम जानते हैं बाकी सारे प्रैक्टिसेस से क्यों डिफरेंट है। बिकॉज योग क्या करता है, हमको एक ओवरऑल हेल्थ प्रोवाइड करता है, ओवरऑल गुड हेल्थ, है ना। केवल फिजिकली नहीं, हम मेंटली भी फिट होते हैं योगा से। तो एक माइंड बॉडी प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन दीजिए, काफ़ी अट्रैक्टिव स्टार छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए। उसके बाद उसका मीनिंग लिखिए। योगा वर्ड का जो मीनिंग है, द वर्ड योगा ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज। युज मतलब टू यूनाइट, टू ऐड। इस तरीके से जब भी योग का इंट्रोडक्शन देना होता है प्रॉपर दीजिए, कि केवल एक डेफिनेशन लिख दिया वैसे नहीं। मीनिंग बताइए, कहीं भगवत गीता से कोई डेफिनेशन लिख सकते हो, पातंजलि योग सूत्र से लिख सकते हो। इस तरीके से योग का डेफिनेशन बताइए, बाद में रिसर्च के टॉपिक पे आएंगे वो भी। ठीक है, तो योगा वर्ड का मीनिंग हुआ। एंड देन उस जो यूनियन वर्ड है, यूनियन वर्ड को डिफाइन कीजिए कि योग में इसका मतलब है यूनियन। तो किन चीज़ों का यूनियन? इट मीन्स द यूनियन ऑफ द सोल विद द डिवाइन। ऐसे बोल सकते हैं, बॉडी को माइंड के साथ कनेक्ट करना, या अपने सोल को उस जो अल्टीमेट है, अल्टीमेट जो सोर्स है, मतलब ईश्वर ऐसे बोल सकते हैं, उनके साथ में अपनी सोल को, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है, उस परमात्मा का अंश है। तो उसके साथ में कनेक्ट करना इज योग। देर आर डिफरेंट पाथ ऑफ योगा। इस ये चीज़ के लिए, इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कौन कौन से पाथ है, उसके लिए काफ़ी सारे पाथ बताए गए। बट द गोल ऑफ द ऑल पाथ इज वन। जितने भी पाथ है, लाइक कौन कौन से पाथ है, आपने इतने टाइप का योग सुना होगा, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, है ना। तो इन सब का योग का अलग अलग पाथ का लक्ष्य क्या है, सबका मीनिंग है, सबका लक्ष्य वही है, सेम। यूनियन विद द कॉस्मिक एनर्जी और गॉड, जो एक एक शक्ति है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना, यही हर एक तरह के योग का लक्ष्य है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन देने के बाद हम आएंगे योग और रिसर्च। फिर रिसर्च वर्ड को डिफाइन कीजिए कि रिसर्च क्या है। उसके बाद दोनों को कंबाइन कीजिए, योगा एंड रिसर्च। मतलब रिसर्च मतलब किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका फिर से कुछ नया ढूंढना। रिसर्च जो ऑलरेडी है उस पे कुछ नया सर्च करना, ठीक है ना। तो अब योगा के फील्ड में रिसर्च का क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे आता है। तो योगा हैज़ बीन स्टडीज साइंटिफिकली सिंस द 19th सेंचुरी। पहले योग को आपको पता है, हम सभी को पता है। देखिए हम ना क्या कर रहे हैं, डिस्कशन के वे में आंसर को रेडी कर रहे हैं। डिस्कशन करते जाएंगे, आप आराम से इसको बिना पढ़े भी लिख सकते हो, ऐसा आंसर है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे। योग को पहले किस तरीके से किया जाता था, हमारे ऋषि मुनि किस करते थे, हम लोग अभी भी जनरली ऐसे मानते हैं। अभी के टाइम में नहीं, अभी योगा के फील्ड में काफ़ी सारे रिसर्चेज़ हो गए, उसको थेरेपेटिक वे में यूज़ किया जाने लगा। जैसे कि हमको ये समझ में आया कि हम जो बहुत सी चीज़ों के लिए मेडिसिन्स लेते हैं, सर्जरीज़ तक की नौबत कई बार आ जाती है, उन सब चीज़ों को हम क्योर कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ों को, सारी चीज़ों को नहीं। अगर किसी को ऐसी नौबत आ गई कि उसको सर्जरी करवाना ही है और हम सोचेंगे उसको योग से ट्रीट कर ले, नहीं हो सकता, है ना। डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेज है, कितना सिवियरिटी है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो पहले के टाइम पे ऐसा समझा जाता था कि योग केवल ऋषि मुनियों के करने की चीज़ है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे हमको पता चला कि इसके काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स भी हैं, जिससे कि हम हेल्दी रह सकते हैं। योग को अपना के, योग को इम्प्लीमेंट करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हम मेडिसिन, सर्जरीज, डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। तो योगा का एक नया रूप सामने आया, और तब से लोगों में अवेयरनेस की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे योग को बहुत सभी लोग करने लगे। पहले जो ऋषि मुनियों के करने की चीज़ समझा जाता था कि भाई सिद्धियां प्राप्त करनी है, जंगल में जाके उनको कुछ अचीव करना है, उनको शांति चाहिए, पीस चाहिए, या फिर ये ओल्ड एज लोगों के करने की चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको पता है कि कितना अवेयरनेस लोगों में आ चुका है। ठीक है, तो जैसे योग यूज़ होने लगा, जैसे योग का रिक्वायरमेंट हुआ मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल मेडिकल फील्ड में, कि इन डिसीजेस को हम ठीक कर सकते हैं। बीपी, शुगर अगर हमको नहीं है तो हम पूरी लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हैं योग से, हमको नहीं होंगे डिसीजेस, अगर हम प्रॉपर वे में करते हैं योग को।
तो क्या हुआ, इस वजह से इस फील्ड में रिसर्च की ज़रूरत पड़ने लगी। कौन सा आसन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स देगा, कौन सा आसन किस डिसीज़ को क्योर करेगा, ये सब चीज़ें हमको रिसर्चेस से ही पता चली। इसलिए रिसर्चेस ज़रूरी है इस फील्ड में, योग के फील्ड में। द अर्ली 20th सेंचुरी पायनियर योगेंद्र एंड कुवल्यानंद बोथ सेट्स अप इंस्टीट्यूट टू स्टडी योगा सिस्टमेटिकली। जो कुवल्यानंद जी थे, उन्होंने और योगेंद्र, योगेंद्र नाथ, उन्होंने क्या किया था, योगा को सिस्टमेटिकली, उसके लिए इंस्टीट्यूट बनाए थे जिस जहाँ पे योगा सिस्टमेटिकली स्टडी किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि बस आसन करवाइए, क्लासेस हो रहे हैं, इस तरीके से नहीं। वहाँ पे रिसर्चेस होते हैं, वहाँ पे स्टडी होती है योगा की। अब बात रही कि योग के फील्ड में, ये भी आपको पॉइंट्स अपने आंसर में लिखने हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो और उनको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने वर्ड्स में, ठीक है। बट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो उनको इंक्लूड कर लीजिए। सम एरियाज ऑफ रिसर्च इन योगा इंक्लूड, क्योंकि बात हो रही है रिसर्च की और योग की, तो योगा की किन फील्ड में रिसर्च की जरूरत होती है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ। हमको, जब हम रिसर्च करते हैं इस फील्ड में, ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, तो पता चला है कि रेगुलर योगा प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। इतने सारे रिसर्च के बाद ही तो पता चला ना। अगर समझिए, हम केवल ऊपर से जस्ट बॉडी को देखते हैं, उसकी फिजियोलॉजी हमको नहीं पता, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये आसन किस बॉडी के ऑर्गन पे काम कर रहे हैं, कौन सा आसन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे काम करता है, कौन सा आसन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है, और कौन सा आसन डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। जब रिसर्च होंगी, डॉक्टर्स चेक करेंगे अपने इक्विपमेंट से। आपको पता है, जैसे कि प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, तो भ्रामरी हुआ, ओमकार हुआ, इनके बाद कुछ इक्विपमेंट्स के थ्रू चेक किया जाता है कि ब्रेन के वेव्स में क्या चेंजेस आए। तो दैट मीन्स कुछ चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजी में, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना। हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है प्राणायाम के बाद में। तो ये सारी चीज़ें रिसर्चेस के बाद ही पता चली है। तो ये एरिया है जहाँ पे रिसर्चेस की जाती है, की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी। तो उसमें आएगा एक फिजिकल हेल्थ, कि हम फिजिकली कैसे हेल्दी रह सकते हैं, वो भी रिसर्च से पता चलता है, अलग अलग रिसर्चेस से। उसके अलावा मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में ब्रेन के ऊपर अलग अलग रिसर्चेस होते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसे योग से इम्प्रूव होती है। रिसर्चेस शोन द योगा कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब समझिए, किसी को बहुत लंबे टाइम से एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, हाँ, किसी को बहुत लंबे टाइम से कोई डिप्रेशन में है, और उसको धीरे धीरे एक अच्छे गुरु के अंडर में योगा थेरेपी दी गई। थेरेपी मतलब हम उसको थेरेपी के वे में दे रहे हैं, है ना। तो ऐसी रिसर्चेस हुए जिससे पता चला कि उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई। तो इससे पता चलता है कि ये भी एक रिसर्च का फील्ड है, मेंटल हेल्थ योग में। तो ये भी रिसर्च से ही पता चला है। तीसरी बात, एजिंग। Researchers has shown that yoga can help improve balance, flexibility in older adults. आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल अडल्ट्स हैं, जो नॉर्मल ओल्ड एज पर्सन्स हैं, उनसे ज़्यादा फिट होते हैं जो योग या कोई भी एक्सरसाइज करता है। उसमें एक्सरसाइज को हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि एक्सरसाइज में थोड़ा मेंटल जो कामनेस होती है ना, वो नहीं मिल पाती। मेंटली फिट तो वो लोग भी रहते हैं एक्सरसाइज से, बट जो कामनेस होती है ना, जो एक शांत मन हमारा लगता है योग के बाद में, वो फीलिंग हमको एक्सरसाइज के बाद उतनी ज़्यादा नहीं आती। 70-80% बोल सकते हैं, तो योग से वो 100% होती है। देखिए, जो एक्सरसाइज करेगा, माइंड तो उसका भी एक्टिव एक्टिव होता है काफ़ी, और वो लोग हेल्दी रहते हैं, उनके भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, नो डाउट। बट योग में क्या होता है, काफ़ी कॉम्बिनेशन हमारा प्राणायाम की वजह से क्या होता है, एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो एक अलग ही लेवल का एक हैप्पीनेस फील होता है, जिसकी तुलना हम दूसरी चीज़ों से नहीं कर सकते। तो एक एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। तो ये भी एक रिसर्च का फील्ड है, और यहीं से पता चला है कि योगा कैसे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। और इसमें भी काफ़ी रिसर्चेस हो चुके हैं, हो रहे हैं आगे। और एक अडल्ट्स में अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है बॉडी में उनकी, जैसे कि जनरली थोड़ी एज होने के बाद घुटनों में दर्द, बैक पेन, ये सब नॉर्मल शिकायत हो जाती है। लेकिन जो लोग
योग परफॉर्म करते हैं रेगुलरली, आपने उनको देखा होगा ज़्यादा बाकी लोगों से ज़्यादा खुश, ज़्यादा फिट, एक्टिव, इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। तो ये रिसर्चेस से पता चलता है, वो चेक करते हैं कि फिजियोलॉजी क्या हो रही है, ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है, और पूरी बॉडी में, मसल्स में, अपने पूरे हमारे पूरे सिस्टम्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके की रिसर्चेस होते रहते हैं। उसके अलावा पेन मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों पे रिसर्चेस हो चुके हैं। तो ये फील्ड है रिसर्चेस के, इनको आप लिख सकते हो अपने आंसर में। ठीक है। उसके अलावा अब ये बात करेंगे कि योगा के फील्ड में रिसर्चेस की क्या ज़रूरत है, नीड क्या है। देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ योगा एंड योगिक प्रैक्टिस टू बी टॉट एंड ऑल्सो टू प्रैक्टिस योगा टू ओवरकम फिजिकल, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमको पता है अपने फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए योगा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Development of science and technology in the recent years has made man's life fast, busy and full of tension। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है रिसर्च की, क्योंकि आजकल की लाइफ कैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट, बिजी और फुल ऑफ टेंशन। बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा प्रेशर, टारगेट बेस्ड काम, मसल्स पे, ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो उसकी वजह से मेंटल डिसीजेस बढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं लोगों के, और फिजियो साइको सोशल साइको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, मतलब साइकोलॉजिकली और बॉडी से रिलेटेड और माइंड से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इस वजह से योगा के फील्ड में रिसर्च की ज़रूरत है कि क्या इस किस तरीके से क्या किया जा सकता है योगा के थ्रू, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है बहुत ज़्यादा अलग चेंज होते जा रही है स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। पहले हम जितने खुश होते थे छोटी-छोटी चीज़ों में, पहले के लोगों की लाइफ बहुत सिंपल होती थी, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश होते थे। अब ये वैसा नहीं है, सभी के पास बहुत पैसा है, सभी के पास बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन कोई भी मेंटली सैटिस्फाइड नहीं है, कोई भी अंदर से खुश नहीं है, हर कोई अपने आप में अकेलापन है। तो इस तरह की लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस फील्ड में काम करने की, रिसर्चेस की। उसके अलावा आवर माइंड एंड बॉडी इज कैपेबल ऑफ बियरिंग द लोड ऑफ टेंशन टू सर्टेन लिमिट। हमारा माइंड और बॉडी एक सर्टेन लिमिट तक ही लोड को सहन कर सकता है। If tension continues beyond the limit, then the balance of the psychophysiological process is disturbed and the result into various diseases। हमारा माइंड और बॉडी एक लेवल तक ही प्रेशर को झेल पाएगा, एक लोड को झेल पाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। किस तरह के, मेंटल इश्यूज, किस तरह के, हमारे बॉडी के फिजिकल इश्यूज, जैसे कि हमारे सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि पूरे बाकी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे को आने लगती है, इसलिए इस फील्ड में रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम नीड पढ़ रहे हैं, नीड ऑफ योगा रिसर्च। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा एंड द फिजिकल मेंटल थेरेपी, regular practice of आसन, प्राणायाम and meditation can help such diverse elements। तो इस वजह से इस इन सब चीज़ों में रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम। द कॉन्शियसली कंट्रोलिंग द, इसके अलावा आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, researchers can help validate the effect of yoga on various health conditions such as depression, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एंग्जाइटी, chronic pain एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। इन सब पे रिसर्चेस काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे सोसाइटी के लिए। टू अंडरस्टैंड, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब मैं क्या मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलता है उसको समझने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च के बिना हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बॉडी में कहाँ क्या इशू और किस वजह से चल रहा है। तो mechanism of yoga effect are not fully understood. Further researches can help identify the physiological and psychological mechanism by which yoga exert its therapeutic effect। क्यों?
क्यों किस तरीके से बताया गया है कि हमको ये तो पता होता है कि ये आसन इस सिस्टम पे काम कर रहा है, बट हमको फिजियोलॉजी तो नहीं पता। हमने सुना हुआ है कि भुजंगासन बहुत अच्छा लंग्स के लिए होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में हमारे एब्डोमेन के लिए भी अच्छा होता है, मतलब कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। उसके अलावा स्पाइन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्पाइन पे भी प्रेशर आ रहा है। इस तरीके से हमने एक अंदाजा लगाया, बट इन पे रिसर्चेज हुए हैं, तभी तो आप थोड़ा भी एक कैलकुलेटिव सोच पा रहे हो। आप थोड़ी सोच पा रहे हो कि नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है एकदम से, मतलब उससे रिलेट तो कर पा रहे हो ना चीज़ों को, क्योंकि रिसर्चेज़ हुआ है। मंडूकासन क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, क्यों पैनक्रियाज़ के लिए अच्छा है, क्यों वो डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि रिसर्च हुआ है ऑलरेडी। तो रिसर्च से हमें नई-नई चीज़ें, नए-नए बेनिफिट्स योग के पता चलते हैं, आसनों के पता चलते हैं, प्राणायाम के पता चलते हैं। तो इसलिए इस फील्ड में रिसर्च की ज़रूरत है। डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस, एविडेंस बेस्ड guidelines for the practice of yoga can help ensure that yoga is practiced safely and effectively। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो रिसर्च से पता चलेगी, रिसर्च से पता चलेगा किसी आसन को किस तरीके से किया जाए जिससे वो आपके लिए ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। देखिए हमने वेरिएशन अलग-अलग आसनों में कि इस आसन को ऐसे भी कर सकते हो तो भी सेम बेनिफिट मिलेगा, इस आसन को आप दूसरे तरीके से कर लोगे तो भी बेनिफिट मिलेगा। ये कैसे पता चला किसी को? हम अपने मन से थोड़ी कोई वेरिएशन बना सकते हैं, हमको उस पे रिसर्च हो चुके हैं। उष्ट्रासन के 2 से 3 वेरिएशन हैं, 2 से 3 वेरिएशन उष्ट्रासन के हैं, तभी तो हम दे पाते हैं अपने स्टूडेंट को कि आप से ऐसे पॉसिबल नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, बट बेनिफिट्स आर सेम। इतना कॉन्फिडेंटली हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि रिसर्चेस हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो ये एविडेंस बेस्ड है। और दूसरी बात, उस जब रिसर्चेस हो जाते हैं तो हम काफ़ी सेफली और इफ़ेक्टिवली उन आसनों को, उन प्रैक्टिसेस को, यौगिक प्रैक्टिसेस को करवा सकते हैं। केवल आसन ही योग में नहीं आता, आसन एक पार्ट है। मुद्राएँ हैं, बंध है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इतनी सारी चीज़ें योगा का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें आप ज़्यादा सेफली और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तब करवा पाओगे जब रिसर्चेस होंगे, होते रहेंगे इस फील्ड में। तो ये भी रिसर्चेस इस वजह से भी ज़रूरी है। उसके अलावा एनहांसिंग द credibility of yoga. As yoga become more mainstream, there is a need of research to help enhance its credibility as a therapeutic tool। अब जैसे कि हमने बात की ऑलरेडी कि अब योग को केवल ऋषि मुनियों के करने की चीज, ध्यान लगाने की चीज नहीं समझा जाता। मेडिटेशन उसका पार्ट है, सही है, बट अपने आप को हेल्दी रखने का एक टूल भी योग है आज की डेट में। हम अपने आप को उसके वजह से, उसके द्वारा हम हेल्दी भी रख सकते हैं। तो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अलग-अलग रिसर्चेज़ होते रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे नई-नई बातें हमको पता चलती रहे और नया कुछ पता चलेगा और हमको इंटरेस्ट आएगा योग करने में और आगे की जनरेशन को मज़ा आएगा। मुझे लगता है अभी 60, 50, 60% लोग करते होंगे। उसमें से कुछ लोग अभी भी अवेयर नहीं है, कुछ लोग अभी भी जिम को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि इतना कोई इफ़ेक्टिव बोरिंग चीज़ है, ऐसा भी लगता है योग के बारे में। तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है रिसर्च, उसके क्योंकि नई-नई बातें सामने आती है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योगा इंस्ट्रक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर रिसर्चेस इस फील्ड में होते रहेंगे, तो जब हम, जैसे कि आप लोग भी कई लोग योगा सिखाते होंगे, तो जब हम योग में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जब नई-नई रिसर्चेज़ होते रहेंगे, तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी। हमको और नई बातें पता चलेंगी, लाइक वृक्षासन में पैर को नी के ऊपर मत रखिए, बिकॉज़ आपका नी को पीछे की तरफ मूवमेंट्स अलाउ नहीं है। तो हमको रिसर्च हुई कि नी पे बैक साइड में हम प्रेशर नहीं डाल सकते, नी पे प्रेशर आएगा और धीरे-धीरे आपके नी वीक हो जाएँगे और कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पेन हो सकता है या समथिंग। तो हमको कैसे पता चला? रिसर्च हुई, काफ़ी सारे एक्सरसाइज़ हम करते हैं, तो उनको बैन कर दिया जाता है कि नहीं, ये एक्सरसाइज़ अलाउड नहीं है। जैसे कि नेक का रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन, उसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसको ज़्यादा, बिकॉज़ हमारी नेक उतना रोटेशन अलाउ नहीं करती, हम उसको हाफ रोटेशन कर सकते हैं और फुल रोटेशन है वो वन्स इन अ व्हाइल कर सकते हैं, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोज़ करना है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये छोटी-छोटी बातें कैसे पता चली? रिसर्चेज़ से पता चली। दैट मीन्स हम जब इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने स्टूडेंट को तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर रहेंगे और उसमें कुछ नई बातें होंगी क्योंकि हम रिसर्चेज़ के साथ अपडेटेड हैं।
इसलिए रिसर्चेज होना ज़रूरी है, तो ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। Overall research on yoga is crucial for the continued development and integration of yoga into mainstream and healthcare practices। मतलब अपने योगा को mainstream में रखने के लिए उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नए रिसर्चेस होते रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नीड ऑफ रिसर्चेस इन योगा फील्ड। अब आई बात स्कोप ऑफ योगा रिलेटेड रिसर्च। स्कोप क्या है? स्कोप तो योगा इज अ रिच एंड डाइवर्स ट्रेडिशन दैट इज अ एक सेकेंड। तो स्कोप क्या है वो समझते हैं। अगर रिसर्च होंगी तो फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, अच्छी हेल्थ और वेलबींग के लिए। दूसरा कॉग्निटिव एंड इमोशनल हेल्थ के लिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक बार समझ गए तो अपने आप इसका आंसर बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में रहे कि मुझे पॉइंट्स कौन कौन से इंक्लूड करने हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजिकल, जो भी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए। एंड फिलोसफी एंड एथिक्स, कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल स्टडीज। इस तरह से ओवरऑल द स्कोप ऑफ योगा रिलेटेड रिसर्च इज ब्रॉड एंड डाइवर्स, रिफ्लेक्टिंग द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ योगा ट्रेडिशन। मतलब इसमें जो रिसर्चेस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल नेचर है उनका। और योगा के फील्ड में नई नई बातें जानने के लिए, उनमें नया नया चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए रिसर्चेज होना हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसे टॉपिक है कि आप एक बार पढ़ लोगे कहीं बुक से भी तो आप काफ़ी सारा कंटेंट आपके माइंड में रहेगा, आप लिख सकते हो आराम से। अब एक और पॉइंट है इसमें कि जो रिसर्चेज होते हैं वो कितने टाइप के हैं योगा के फील्ड में। एक और पॉइंट है, जस्ट अ मिनट। देखिए ये है पॉइंट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ योगा रिसर्च। इसमें जो हमने अभी आंसर डिस्कस किया वो। फिर नीड, हमने नीड एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ योगा। ये भी नीड, जो इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, स्कोप भी लिख देंगे इसी तरीके से। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिलोसॉफिकल, लिटरेरी रिसर्च, ये आपका एक टॉपिक है। मतलब योगा के फील्ड में जो रिसर्च होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आप इस तरीके से भी इसका आंसर बना सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ योगा रिसर्च। तो पहली होती है फिलोसॉफिकल योगा रिसर्च। पहले इसको लेके चलते हैं, बाद में हम उस वाली को, एक्सपेरिमेंटल वाली को करेंगे। तो पहला पॉइंट, पहला टॉपिक फिलोसॉफिकल योगा रिसर्च। तो फिलोसॉफिकल योगा रिसर्च क्या है? फिलोसॉफिकल योगा रिसर्च रेफर्स टू द स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा। योगा का जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, जो बुक्स में इतने सारी चीज़ें योगा के बारे में बताई गई हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन इंक्लूड्स इट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड वैल्यूज। उसमें क्या होगा? योग के प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और उसके वैल्यूज, ये सब चीज़ें हम उनको उनके टेक्स्ट में मिलेंगी, बुक्स में मिलेंगी, योगा के रिलेटेड जो बुक्स हैं। तो उन चीज़ों पे जो रिसर्च होता है, उनके कंसेप्ट, उनके प्रिंसिपल और उनके वैल्यूज पे, वो कहलाते हैं फिलोसॉफिकल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फिलोसॉफिकल रिसर्च। अब इसमें स्टेप कौन कौन से होते हैं फिलोसॉफिकल रिसर्च में? रिसर्च का मतलब हमको सबको पता है कि रिसर्च मतलब किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना और उसमें कुछ नया खोज के लाना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल की। यहाँ पे हमको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, 10-12 स्टूडेंट ले लिए, पेशेंट लिए, उन पे कोई एक्सपेरिमेंट किया, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे बुक्स को पढ़ के, पुराने टेक्स्ट को पढ़ के उनसे अपना एक नया थ्योरी, अपना एक नया कंसेप्ट बताना है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो है 7 स्टेप्स। स्टेप 1, क्या करना होगा? डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेप 2, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। स्टेप 3, फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस। स्टेप 4, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। स्टेप 5, डेटा कलेक्शन। स्टेप 6, डेटा एनालिसिस। एंड स्टेप 7, रिपोर्ट राइटिंग। क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेस कीजिए, नहीं क्लियर है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्लियर है ना?
7 स्टेप्स हैं, चाहिए तो मैं आपको इसका एक पीडीएफ भेज दूँगी या कल वाले इसमें एक पीपीटी बना के हम इस वाले को एक रिवाइज़ कर लेंगे आज वाले को। तो इसमें 7 स्टेप्स होते हैं फिलोसॉफिकल रिसर्च में। जब आप किसी बुक को पढ़ते हो, काफ़ी सारे बुक से पढ़ के आप अपना एक नया कांसेप्ट, एक नई रिसर्च कर रहे हो, तो क्या-क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि समझिए मेरा टॉपिक था डिसर्टेशन के टाइम पे कि पतंजल योग सूत्र में माइंड को के मतलब चित्त प्रसादनम के थ्रू हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं मॉडर्न टाइम में, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? तो ये समझिए मेरा टॉपिक था। तो मुझे इसके लिए काफ़ी सारे अलग-अलग योग सूत्र अलग-अलग ऑथर के पढ़े, देन उस पे कमेंटरीज़ पढ़े। तो इन सारी अलग-अलग चीज़ों को पढ़ने के बाद पहले मैंने मेरा टॉपिक डिसाइड किया। स्टेप 1, रिसर्च का प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम क्या था? मॉडर्न टाइम में लोगों का माइंड बहुत एग्रेसिव हो गया है। लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो कैसे पातंजलि योग सूत्र में क्या उपाय बताया गया है? पातंजलि योग सूत्र के अनुसार क्या उपाय बताए गए हैं, तो मेरा रिसर्च का प्रॉब्लम वो डिसाइड हो गया। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें मैंने काफ़ी सारे बुक्स को कलेक्ट किया और उनसे स्टडी की। थर्ड स्टेप में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब मैंने एक हाइपोथेसिस डिसाइड की, फॉर्म की कि मेरे इस रिसर्च का क्या रिजल्ट आने वाला है। नल भी आ सकता है, नल मतलब निगेटिव, क्लियर है ना? नल हाइपोथेसिस हम समझ चुके हैं। दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अगर नल मेरा रिजेक्ट हो जाता है कि मतलब मेरी रिसर्च से कुछ भी मुझे सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखे, तो नल वाला मेरा क्लियर हो गया कि नल वाला हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, दैट मीन्स अल्टरनेटिव वाले डिसअप्रूव हो गए, है ना? तो मैंने अपनी रिसर्च का एक हाइपोथेसिस बनाया कि मैं मेरी रिसर्च से क्या देखना चाहती हूँ, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद रिसर्च का डिज़ाइन, कि मेरी रिसर्च में क्या-क्या मेथडोलॉजी, क्या-क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, वो आएगा रिसर्च के डिज़ाइन में। उसके बाद स्टेप 5 में डेटा कलेक्शन। तो अब डेटा कलेक्शन मतलब अलग-अलग बुक से मैंने क्या-क्या डेटा लिया, क्या-क्या चीज़ें ली मैंने, वो डेटा कलेक्शन। अब मैंने मैंने एक जगह जमा तो कर लिया सारा डेटा, अब मुझे एनालिसिस करना है कि यहाँ से इतना पार्ट, दूसरे बुक से इतना पार्ट, फिर उनको इनको इंटरप्रेट करके उन पे उनको मैंने मतलब उनको समझ के उनको अपने हिसाब से मैंने अपनी एक रिपोर्ट लिखी, मतलब अपना एक कंसेप्ट दिया, मैंने अपना एक आर्गुमेंट दिया उस पे। तो वो आएगा डेटा एनालिसिस में, स्टेप 6 में। और लास्ट में एनालिसिस करने के बाद मैं अपनी खुद की रिपोर्ट राइटिंग करूँगी, वो होगा लास्ट 7th स्टेप। तो इस तरह से होता है फिलोसॉफिकल योगा रिसर्च। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे फिलोसॉफिकल के? द फिलोसॉफिकल रिसर्च ऑफ योगा इज कंसर्न विद अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, इंक्लूड द टॉपिक ऑफ पतंजलि योग सूत्र, मतलब कौन कौन से बेस क्या होता है इसका? वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूड्स द टॉपिक ऑफ पतंजलि योग सूत्र, भगवद गीता, हठ योगा, वेरियस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फिलोसॉफिकल रिसर्च के, कि वो बेस्ड होते हैं इन सब चीज़ों पे। पातंजलि योग सूत्र के जो इतने सारे कंसेप्ट है उनमें कोई एक रिसर्च, हठ योगा, भगवद गीता, अलग अलग योगा के दूसरे टेक्स्ट, उपनिषद भी हो सकते हैं, वेदास भी हो सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें, इन पे हम फिलोसॉफिकल रिसर्चेस कर सकते हैं। सम अदर टॉपिक आर कॉन्शियसनेस, कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन, मतलब मोक्ष पे जो विचार होता है ना, कि हमको मोक्ष, एक वर्ड सुना होगा आपने। हर फिलॉसफी अल्टीमेटली मोक्ष की बात करती है। जब हमने फिलॉसफी पढ़े थे, भारतीय दर्शन, तो हमको एक कॉमन बात पता चली थी कि हर फिलॉसफी मोक्ष की बात करती है। तो वो मोक्ष भी फिलोसॉफिकल रिसर्च का एक टॉपिक हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन और एनलाइटमेंट क्या है, मतलब एनलाइटनमेंट क्या चीज़ होती है, उस पे भी रिसर्चेस किए जाते हैं, फिलोसॉफिकल रिसर्चेस। एनलाइटनमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन योग एंड मोरालिटी, इस तरह के टॉपिक। योग पे भी काफ़ी सारे उपनिषद भी हैं, तो उन उपनिषदों पे भी रिसर्चेस होते हैं, वेदास पे भी रिसर्चेस होते हैं, और इस तरह से
काफ़ी सारे हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं जिन पे फिलोसॉफिकल रिसर्चेस किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा philosophical researches of yoga plays a crucial role in depending our understanding of this ancient tradition. philosophical research से क्या पता चलता है? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इस टाइप के रिसर्चेस, जिससे कि हमको अपने एंशियंट कल्चर को जानने का मौका मिलता है ना? जब भी अगर हम वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं, उपनिषद पे रिसर्च कर रहे हैं और कोई भी इस टाइप की चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा? अपना एंशियंट कल्चर जानने का मौका मिलेगा। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी मॉडर्न लाइफ को का रिलेशन उस एंशियंट टाइम के साथ जानने में, एंड इट्स पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू आवर फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, और हमारे फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इस तरह के रिसर्चेस जो फिलोसॉफिकल होता है। उसके अलावा philosophical researches of yoga refers to the systematic investigation of the underlying concept and principles of yoga. इस तरह के रिसर्चेस क्या करते हैं? एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, योगा के फील्ड में जो प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट है उनको समझने में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करते हैं। अब समझो हमने कोई, हमको पता है कि योग के ये प्रिंसिपल्स हैं, हम मानते चले जा रहे हैं, आंखें बंद करके हम मानते चले जा रहे हैं। बट अगर रिसर्चेस होगी तो हमको पता होगा ना कि ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा ही क्यों किया जाता है योग में, क्यों प्राणायाम में अनुलोम विलोम में हमको स्पाइन को सीधा करके ही बैठना है, क्यों हमको राइट हैंड ही यूज करना है, और क्यों ये इस तरीके से ही किया जाता है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो हम मान लेते हैं आंखें बंद करके, बट उनमें अगर और रिसर्चेस होंगे तो क्या होगा, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हम और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि भाई इसे ये नई बात पता चली है। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फिलोसॉफिकल रिसर्च की, क्योंकि ये सारा वही लिखा हुआ है। प्रैक्टिकली हम योगा को करते हैं, योग करते हैं, बट सारा लिखा कहाँ है? उन्हीं टेक्स्ट में लिखा हुआ है, योग के टेक्स्ट में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक सेकेंड। उसके अलावा अब दूसरी बात, ये हुई फिलोसॉफिकल रिसर्च। दूसरी होंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन योगा, जिनमें एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है। अभी तक बात थी केवल बुक्स की, जिनमें से हमको पढ़ना था, अपना खुद का एक आर्ग्यूमेंट तैयार करना था, लेकिन अब होगी एक्सपेरिमेंट की बात। तो अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट, तो आप क्या, आपके पॉइंट्स होने चाहिए, पहले इंट्रोडक्शन होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। उसके बाद योगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था, आपको पुराने टेक्स्ट पढ़ने थे, जिस सब्जेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हो उसको बहुत अलग अलग जगह से आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आप अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। बट यहाँ पे क्या बात आ रही है? एक्सपेरिमेंट की। तो एक साइंटिफिक अप्रोच हो रही है टू स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। मतलब यहाँ पे क्या होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, कि हम बॉडी और माइंड पे योगा के इफेक्ट को देखने वाले हैं। कैसे वो इफेक्ट होता है? मतलब हम हमारे सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, बॉडी के, हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को स्टडी करने वाले हैं, किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। किसी बुक से पढ़ के अपना आंसर नहीं निकालेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होगा सिस्टमेटिकली। दिस टाइप ऑफ रिसर्च typically involves controlled experiments where participants are randomly assigned to either yoga intervention group or a control group, and then the effect of yoga practice are measured and compared to those of the control group। इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, किस तरीके से उनको इंटरवेंशन दिए जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई हार्ट का हॉस्पिटल है, और वहाँ जाके हार्ट के पेशेंट्स पे 2 मंथ 3 मंथ तक, या कुछ कम टाइम के लिए, या किसी कैंसर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं अलग अलग स्टेजेस के, उन पे कुछ रिसर्चेस की गए जाके, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ एडमिट रहते हैं वो पेशेंट्स। तो उन पे कुछ रिसर्चेस किए गए, उनको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और उनको इंटरवेंशन दिए गए प्रॉपर। तो देखा गया कि उनके
मेंटल और फिजिकल हेल्थ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए। तो इस तरह के जो रिसर्चेस होते हैं जिनमें साइंटिफिक बेस्ड होता है, मतलब अब साइंटिफिक अप्रोच होती है जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें किस तरीके से काम होता है, इसमें ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप बनाए जाएंगे कौन कौन से, एक ग्रुप होगा कंट्रोल ग्रुप, दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया जाएगा। और कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों पे समझिए आप अपने कैंसर के पेशेंट हैं, या समझ लीजिए वहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स को स्ट्रेस बहुत हो जाता है कि उनको पता नहीं होता कि उनकी वो ट्रीटमेंट प्रॉपर हो पाएगी या नहीं, वो ठीक होंगे या नहीं। तो इस वजह से दो ग्रुप बना के, एक ग्रुप को इंटरवेंशन दिए गए, दूसरे ग्रुप को नहीं दिए गए। अब उन इंटरवेंशन के बाद उस ग्रुप पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, उसको मेजर किया जाता है। प्रॉपर इसमें टूल्स यूज होते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाती है। इसमें किसी बुक से देख के हम डेटा नहीं लिख सकते, इसमें खुद के रिसर्च, खुद का डेटा, खुद के सैंपल कलेक्शन, ये सब चीजें हमको करनी होती है। Experimental research in yoga can focus on a variety of areas including physical health, mental health, pain management. Experimental research कहाँ कहाँ काम आती है? फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, पेन मैनेजमेंट, बहुत सारी जगह पे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। Researchers may use a variety of measures to access the effect of yoga, such as physiological, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल लेवल, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है उसमें। मतलब एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। फिजियोलॉजिकल मीजर दैट इज मूड, एंग्जाइटी एंड बिहेवियरल मीजर लाइक फिजिकल फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, इन चीज़ों को चेक किया जाता है, मीजर किया जाता है पूरे इंटरवेंशन के दौरान। हर चीज़ कैसी है, कम हुई, ज़्यादा हुई, आज की डेट पे क्या कलेक्ट किया सैंपल आपने, फिर कल में डेट में क्या डिफरेंस आया, इस तरह से डेटा इसमें कलेक्ट किया जाता है इंटरवेंशन के थ्रू। तो इस तरह से दो टाइप के रिसर्चेस हैं, टाइप ऑफ योगा रिसर्च, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आपको।